हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी। और इस वीडियो में आज हम सोल्व करने वाले हैं डीएलएड या बीटीसी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका बाल विकास का क्वेश्चन पेपर। इसको करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है और जो नंबर होता है इसका पूर्णांक होता है 50 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है। सो लेट्स स्टार्ट कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें शुरू में दिए होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनकी संख्या कितनी होती है 15। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्व करना। एक एक नंबर का ये पूरा क्वेश्चन होता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट दिया गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति को हम किससे मापते हैं? मध्यमान, मध्यांक और बहुलक से, यानी मीडियन मोड और मोड से। लेकिन जो प्रसार है इससे हम इसको नहीं मापते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है प्रसार। सो ऑप्शन 3 जो है इसमें वो राइट है। उसके बाद दिया गया है कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? थॉर्नडाइक जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो इन्होंने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? इन्होंने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो वो क्या थे? तत्परता का नियम, सेकंड था अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उसके बाद दिया गया है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। पहले 300 होती है, फिर वो संयुक्त होते होते थोड़ा क्या होता है, नवजात शिशुओं में 270 इसकी जो हड्डियों की संख्या है वो पाई जाती है। उसके बाद दिया गया है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्रिया प्रसूत जो अधिगम सिद्धांत है वो एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, स्किनर, इन्होंने दिया था। उसके बाद है कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। किस व्यक्तित्व में कठिनाई होती है? अगर हम संज्ञान ना ले, यानी हमारी संज्ञानात्मक क्षमता में कमी आ जाए तो बौद्धिक विकास में क्या होगी? कठिनाई होगी। उसके बाद 7th पर दिया गया है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन है। तो ये कथन किस साइंटिस्ट ने दिया था? डम्बिल ने। उसके बाद दिया गया है कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो बुद्धि का विकास कब पूर्ण होता है? बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किशोरावस्था में। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो ये क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा का मीन होता है प्रेरणा या सीखने की तत्परता। जब आपको मन होगा, थोड़ा जिज्ञासा होगी किसी चीज़ को लेकर, तो तभी क्या होगा? ध्यान भी लगेगा वहाँ पर, आपकी रुचि भी बनेगी उसमें और याद भी रहेगा। लेकिन सबसे पहले क्या है? सीखने की तत्परता या प्रेरणा होनी चाहिए। 10th दिया गया है कि बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्दीपक। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उधर हो गए हैं। अभी ये 11 पर दिया गया है कि आनुवंशिकता का वाहक होता है। आनुवंशिकता के वाहक होते हैं जीन्स, जो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है भाई? व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि होती है प्रक्षेपण विधि। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धि से। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? शिक्षा में सृजनात्मकता का उपयोग होता है तर्क के रूप में। ओके। उसके बाद दिया गया है कि पियाजे के अनुसार बालक की संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां बताई थी उन्होंने? 4। तो 4 उन्होंने जन्म से लेकर वयस्क तक 4 चरणों की पहचान की थी। एक 0 से 2 वर्ष तक, और जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर। और एक की थी उन्होंने प्री ऑप्शनल चरण, जो 2 से 7 वर्ष की होती है, और ठोस परिचालन चरण जो 7 से 11 वर्ष की होती है, और लास्ट यानी औपचारिक परिचालन चरण जो 12 वर्ष और उससे पुराना होता है। ये थे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इनके भी यहाँ पर एक एक अंक दिए गए हैं इनके निकट। आप इनको एक बार देख लीजिए। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी यहाँ पर 15 दिए गए हैं और एक एक अंक के हैं। इनका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है अति लघु का, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। सो लेट्स स्टार्ट। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान उन्हें बच्चों को बेहतर ढंग से समझने और समझाने में मदद करता है, क्योंकि एक नंबर का है तो ज़्यादा डिटेल में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद दिया गया यहाँ पर जो इसका सेकंड क्वेश्चन है अति लघु का, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। इसकी 2 विशेषताएं हैं कि वह कोई महान या रोमांचकारी कार्य करना चाहता है, किसमें, बाल्यावस्था में। सेकंड है कि वह विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है बाल्यावस्था के दौरान। उसके बाद दिया गया यहाँ पर कि बालक में विस्मृति कम करने के उपाय बताइए। विस्मृति यानी कि जो उनकी स्मरण शक्ति है, जैसे भूल जाते हैं, तो उसको कम करने के कोई उपाय। बालक पाठ को जितना अधिक दोहराएगा वह उसकी स्मृति में उतना ही सुदृढ़ हो जाएगा, अतः पाठ की पुनरावृत्ति करें यानी रिपीट करें उसको। यदि सीखने या याद करने वाली सामग्री अधिक सार्थक, आनंदवर्धक एवं सरल होती है तो विस्मरण की क्रिया कम होती है। ज़्यादातर क्या देखा जाता है, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको भूल सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली किसी चीज़ को ज़्यादातर दिखाया या समझाया जाता है तो वो हम लोग कम भूलते हैं। उसके बाद दिया गया है कि रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। तो इसका शैक्षिक महत्व होता है कि ध्यान, रुचि तथा अधिगम। अधिगम में सीखना का घनिष्ठ संबंध है। ध्यान और रुचि के बिना अधिगम का कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। अगर हमारे किसी कार्य में रुचि नहीं होगी तो किसी कार्य को सीखा भी नहीं जा सकता। अधिगम में ध्यान केंद्रित करने के लिए छात्रों में रुचि का होना आवश्यक है। उसके बाद दिया गया यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो इसको स्पष्ट कैसे कर सकते हैं, सीखने या स्थानांतरण या अधिगम का स्थानांतरण है। किसी विषय को सीखने से उपलब्ध होने वाले ज्ञान या किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना। उसके बाद दिया गया है कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बालक अपने विकास की आयु में शिक्षा के द्वारा प्रभावित होकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22, वहाँ दिया गया है कि बुद्धि जो है, बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। तो बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार का संगठन करता है। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, यह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। उसके बाद दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन की शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। शैशवावस्था में जन्म से 5 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको क्या बोलते हैं हम, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में बच्चे को जो कुछ सिखाया जाता है वो बहुत तेज़ी से सीख जाता है। अब आप किसी को बचपन में पढ़ा रहे हैं वो जल्दी सीख जाएगा, लेकिन अगर आप किसी बुढ़ापे में पढ़ाने लगे किसी को तो वो जल्दी नहीं सीख पाता है। उसके बाद दिया गया है कि इस अवस्था में बालक में किसी भी बारे में जानने की जो जिज्ञासा है वो उत्पन्न होती है, किसी के भी बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन क्या है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है, उसको क्या बोलेंगे हम, समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। व्यक्तित्व सोचने, महसूस करने और व्यवहार का एक विशिष्ट तरीका है। व्यक्तित्व मनोदशाओं, दृष्टिकोणों और विचारों को अपनाता है और अन्य लोगों के साथ बातचीत में सबसे स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है उसको क्या कहते हैं, करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। उसके बाद दिया गया कि कल्पना से आप क्या समझते हैं। कल्पना कुछ नया बनाने, वस्तुओं, संवेदनाओं या विचारों की कल्पना करने की हमारी क्षमता है। इसके बिना हमने वह नहीं खोजा होता जो खोजा गया है। तो तब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो उसे पूरा करने का भी हम प्रयास करते हैं। उसके बाद दिए गए कि संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। संतुलन कार्य प्रदर्शन के दौरान शरीर की नियंत्रित स्थिति को बनाए रखने की क्षमता है। उदाहरण इसका है, चाहे मेज पर बैठना हो या फिर संतुलन बीम पर चलना।
यानी कोई भी कार्य क्या है, वो नियंत्रित तरीके से करना। नेक्स्ट पूछा गया है कि अधिगम आंतरण क्या है। अधिगम आंतरण नए अधिगम पर पूर्व अधिगम के प्रभावों को संदर्भित करता है। अंतरण को सकारात्मक माना जाता है यदि पूर्व अधिगम वर्तमान अधिगम को सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद दिया गया यहाँ पर जो अति लघु का लास्ट क्वेश्चन है, ये शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। एक है बालोद्यान, दूसरा मोंटेसरी। बालोद्यान जैसे वनस्पतिक उद्यान में क्या होते हैं, वनस्पति होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो बालोद्यान में क्या होगा, बालोद्यान में बच्चों को कुछ खिलौने या क्रीड़ा उपकरणों तथा शिशु गीतों द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है। मोंटेसरी का मूल आधार है ज्ञानेंद्रियों का साधन या विकास तथा शिशु की स्वतंत्रता, उसको स्वतंत्र रूप से जो करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं हम जो इसके लघु के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए एक बार, लघु में क्या है, यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए, यानी 15 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चन अति लघु के वो भी 1-1 नंबर के, तो कितने हो गए हमारे 30 क्वेश्चन जो है वो 1-1 नंबर के, और 10 क्वेश्चन लघु के जो है वो 2-2 नंबर के। तो इस प्रकार क्या है 50 नंबर का जो है वो पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। अब इनका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया अति लघु का कि शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार तथा रुचि अलग अलग होती हैं, जिसका संपूर्ण प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। कोई भी दो व्यक्ति समस्त दृष्टिकोण से एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताएं ही व्यक्तित्व विभिन्नताएं, तो वो किस प्रकार की हो सकती हैं, वंशानुक्रम भी हो सकती हैं, सभी के माता पिता से मिलती हैं, जो वातावरण के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं, वो किसी भी प्रकार हो सकती हैं, लिंग के आधार पर भी हो सकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है जो उसे दूसरे से अलग प्राणी के रूप में प्रस्तुत करती है। उसके बाद दिया गया सेकंड क्वेश्चन अति लघु का कि किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप एक शिक्षक द्वारा निर्धारित होता है, सभी जानते हैं हम। तो किशोर अवस्था में किशोरों के विकास में शिक्षकों का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थी की भावनाओं का यदि आदर किया जाए तो पढ़ाई में उन्हें आनंद आता है। यदि शिक्षक उचित रूप से प्रशिक्षित है, हंसमुख एवं उत्साहित हो तो बच्चों में छिपी प्रतिभा को जागृत कर सकता है। ठीक बात है। किशोर अपने बारे में सकारात्मक सोच बना सकते हैं। अप्रशिक्षित अयोग्य अध्यापक किशोरों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। विद्यालय जाने से क्या होता है, उससे जब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो बच्चे होते विद्यालय जाने से कतराते हैं, पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है तथा अच्छे परिणाम नहीं आते। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। अवधान और अभिरुचि का घनिष्ठ संबंध है। जिन वस्तुओं से हमारी रुचि होती है अवधान उसी में केंद्रित होता है। अभिरुचि एक मानसिक संरचना है और अवधान एक मानसिक क्रिया है। वो संरचना है, ये क्रिया है। इन दोनों में संबंध जो होते हैं उनको, इन दोनों के संबंधों में मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए हैं। जो क्या है, फर्स्ट है कि अवधान अभिरुचि पर आधारित है, अभिरुचि अवधान पर आधारित है। तो क्या, अभिरुचि और अवधान एक सिक्के के दो पहलू हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। स्मृति एक सामान्य पद है जिसमें भूतकाल की अनुभूति एकत्रित रहती है। जैसे कि मेमोरी होती है हमारी फ़ोन की, तो उसमें क्या होता है, भूतकाल की पास्ट की जो बातें होती हैं वो क्या होती है, रिकॉर्ड होती हैं। तो याददाश्त को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक तनाव, नींद की कमी, खराब आहार और न्यूनतम शारीरिक गतिविधि है जो स्मृति को काफ़ी हद तक खराब कर सकते हैं। इसी तरह आवश्यक पोषक तत्वों की कमी वाला आहार संज्ञानात्मक कार्य को प्रभावित कर सकता है और एक गतिहीन जीवन शैली के मस्तिष्क के स्वास्थ्य में कमी से जोड़ा गया है। गतिहीन जीवन शैली जो होगी उसमें क्या पता चलेगा कि मस्तिष्क का जो स्वास्थ्य है वो उसमें कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं, तो किन्हीं दो प्रक्षेपी परीक्षण का नाम बताइए। तो प्रक्षेपी परीक्षण एक व्यक्तित्व परीक्षण है जिसे एक व्यक्ति को अस्पष्ट उत्तेजनाओं का जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। संभवतः छिपी हुई भावनाओं और परीक्षण में व्यक्ति द्वारा पेश किए गए आंतरिक संघर्षों को स्पष्ट या प्रकट करता है। तो दो प्रक्षेपी परीक्षण लिखने हैं हमको। फर्स्ट है बाल संप्रत्यय परीक्षण यानी चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट जो होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में CAT।
सेकंड है कहानी पूर्ति परीक्षण, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट यानी SCT। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रत्येक अध्यापक की यह इच्छा या आवश्यकता होती है कि उसने जो कुछ भी अपने छात्रों को सिखाया है उसकी प्रगति ज्ञात करे। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि वह अधिगम का मापन करे, जो उसने सिखाया उसका मापन करे। साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर, उन्होंने बताया कि अलेक्जेंडर ने कहा कि जब आंकड़ों को वर्गांकित कागज पर अंकित किया जाता है तो वह वक्र बन जाता है। ठीक है, अधिगम वक्र के प्रकार जो हैं वो दो हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम वक्र को दो रूपों में विभक्त किया है। फर्स्ट है ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, सेकंड है धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। अब इनको समझते हैं। ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र, इस प्रकार के वक्र से अधिगम की क्रिया आरंभ में ठीक दिखाई पड़ती है, अभ्यास बढ़ने के साथ उन्नति की गति धीमी पड़ जाती है, तब यह आध्यात्मिक उन्नति सूची वक्र कहलाता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो अधिगम की क्रिया वो आरंभ में ठीक दिखाई पड़ती है और अभ्यास बढ़ने के साथ उन्नति की जो दर है वो धीमी पड़ जाती है। यह धनात्मक जो है हमारा ऋणात्मक वक्र। ठीक है, उसके बाद जो है ये हो गया ऋणात्मक जो उन्नति वक्र है वो। सेकंड है धनात्मक उन्नति सूचक वक्र। इस प्रकार के वक्र में उन्नति की गति कम होती है, उन्नति की गति जो है वो कम होती है। बाद में क्या होता है, उन्नति की गति में अभ्यास के साथ साथ वृद्धि दिखाई देती है। इसमें आपको दिख रहा होगा, तो अभ्यास के साथ साथ वृद्धि दिखाई पड़ती है। इन वक्र को आप बना भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। उसके बाद दिया गया है कि बाल विकास के क्षेत्र का स्पष्ट जो है उसका स्पष्ट कीजिए। बाल विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है जो निम्न है। फर्स्ट है कि आयु वृद्धि के फलस्वरूप बालक की शारीरिक अनुपात, व्यवहार, रुचि तथा लक्ष्यों का अध्ययन करना जो है वो बाल विकास का एक क्षेत्र है। परिवर्तन कब तथा किस रूप में होते हैं, इन परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन करना। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन न केवल छात्रों के लिए वरन अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है। इसके बाद दिया गया है कि तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। तर्क क्या होता है, जब मनुष्य के सामने कोई कठिन समस्या उत्पन्न होती है तो वह उस समस्या का समाधान करने हेतु चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात विचार करना प्रारंभ कर देता है। और इस प्रकार की विचारात्मक प्रक्रिया जो है उसको हम क्या कहते हैं, तर्क। नेक्स्ट है कि चिंतन। चिंतन अथवा सोचना एक मानसिक प्रक्रिया होती है। जब किसी व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की समस्या उठ खड़ी होती है तब चिंतन की आवश्यकता होती है। सभी चिंतन करते हैं अगर कोई समस्या आ जाती है, चिंतन द्वारा समस्या का हल निकाला जाता है। उसके बाद दिया गया है कि व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए और व्यक्तित्व मापन आप किस प्रकार करेंगे। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भौतिक और सामाजिक गुणों को सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। और इसका मापन हम किस प्रकार करेंगे देखते हैं। हम साइकोमेट्रिक आकलन के द्वारा भी व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं, जिसमें किसी की कर्तव्यनिष्ठा, जिज्ञासा या प्रतिस्पर्धात्मकता जैसे विशेषताओं के स्तर को देखकर व्यक्तित्व को मापने के तरीके प्रदान करते हैं। फिर परिणामों को कार्यस्थल में सफलता के लिए आवश्यक गुणों के साथ जोड़ा जा सकता है, चाहे कोई भी कार्यस्थल या भूमिका हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है जो लास्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। सीखना या फिर अधिगम। किसी नए पाठ या नई क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, करके सीखना। इस विधि में छात्र के द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है। सेकंड है कि अनुकरण द्वारा सीखना। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण करके सीखना। निरीक्षण करके सीखना। जब बच्चे किसी वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं तो अपनी इंद्रियों के प्रयोग से मन मस्तिष्क पर उस वस्तु का चित्र स्पष्ट हो जाता है और निरीक्षण करके जल्दी और स्थायी रूप से जो है बच्चा सीख जाता है। फोर्थ दिया गया है कि परीक्षण करके सीखना। जैसे बच्चे किताब में पढ़ते हैं तो प्रथम दृष्टि में उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, परंतु व्यवहारिक जगत में
बच्चे स्वयं इसका प्रयोग करके सीखते हैं, करके जो है वो देखते हैं, तो अधिगम क्या है, स्थायी रूप ले लेता है। जैसे कि अगर वो काउंटिंग बुक में कर रहे हैं तो अच्छे से समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो उसका प्रयोग करने जाते हैं, अगर वो चीज़ भी दुकान पे लेने पहुंच जाते हैं, तो क्या है, उनको अंकों का ज्ञान हो जाता है। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक सहायक एवं उपयोगी होता है। मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसको व्यवहार में क्या करना, व्यवहार में सुधार करने और आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना का विकास करने में सामूहिक विधियां जो हैं वो प्रभावशाली होती हैं। ये थी हमारा जो पूरा बाल विकास का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें कितने होते हैं, 40 क्वेश्चन दिए होते हैं। ये प्रीवियस ईयर 2023 का आपका क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू।